जैसा कि आपने देख लिया कि लाइफ जो थी इट वाज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एंड जो प्री आरएनए वर्ल्ड थी, फिर आरएनए वर्ल्ड थी और उसके बाद फिर पोस्ट आरएनए जो वर्ल्ड थी उसमें जो प्रोकैरियोट्स अराइज हुए तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर्स पहले हमें फॉसिल रिकॉर्ड बताता है कि प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए और वहाँ से लेके तकरीबन 1.9 से 2.1 बिलियन ईयर्स यानी मोर देन 1 बिलियन ईयर्स द प्रोकैरियोट्स रूल द वर्ल्ड। उन्होंने ज़मीन के ऊपर सोलरली उसके ऊपर वो फ्लरिश हुए। तो इस 1 अरब साल से ज़्यादा के अरसे में प्रोकैरियोट्स जो थे वो इवॉल्व होते रहे और उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आती चली गई। अब इसी दौरान में जो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए इनसे, तो एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स के हवाले से कुछ जो है हाइपोथेसिस जो जनरेट किए गए जिनके बाद में एविडेंसेस भी मिले। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाइपोथेसिस इज़ एंडोसिम्बियंट थ्योरी। दिस एंडोसिम्बियंट थ्योरी is presented by Lynn Margulis and it is supported with the help of evidences। तो इसके लिए हमें evidences भी मिलते हैं, so it is raised as a theory। तो एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे, लार्ज अमीबाइड प्रोकैरियोट्स जो थे, इन एनारोबिकली रिस्पायरिंग लार्ज अमीबाइड प्रोकैरियोट्स ने इंगल्फ करना शुरू कर दिया कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया। तो अब वो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे दे वर इंगल्फ्ड एंड इंगल्फ होने के बाद ये इनके सेल्स के अंदर चले गए एंड दिस प्रे, यानी ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं दे वर इंजेस्टेड एज अ प्रे। तो इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग देम एज अ फूड दे एस्टेब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट, और इन्होंने होस्ट को एडवांटेजेस देना शुरू कर दिए और होस्ट ने भी इनको उन एडवांटेजेस की वजह से अपने अंदर स्टेबलाइज कर लिया। तो दिस को एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंडोसिम्बियोसिस। यानी वो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिकली रिस्पायरिंग बैक्टीरिया थे, जब वो इंगल्फ हुए सेल के अंदर पहुँचे, सेल के अंदर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू की। तो जो एनारोबिकली रेस्पायरिंग जो बैक्टीरिया थे लार्ज अमीबाइड, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन से सिर्फ 2 ATP बनाते थे। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है और उसके बाद उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो ये सिर्फ 2 ATP बनाते हैं इस दौरान में। तो लेकिन जब एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने इंगल्फ किया तो एरोबिकली रेस्पायरिंग बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 36 ATP बनना स्टार्ट हो गए और सेल को इसका एडवांटेज था। इस लार्ज अमीबाइड जो प्रोकैरियोट है इसको इसका एडवांटेज था कि जो प्रे थी इसने उसके अंदर स्टेबलाइज होने के बाद, यानी जिनको अब माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं, ये उनके अंदर स्टेबलाइज हो गए एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग देम इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज था उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने में उसकी हेल्प की और एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 36 ATP बनना शुरू हो गए। तो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको अवेलेबल होना स्टार्ट होगी और इसके नतीजे में जो हेटेरोट्रॉफ्स थे वो फ्लरिश होना शुरू हो गए। उनको राउंड द ईयर राउंड द क्लॉक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल थी, तो एवोल्यूशन का प्रोसेस इनके अंदर तेज़ हो गया। यानी आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 20,000 हो और अचानक उसकी तनख्वाह जो है वो 3,40,000 हो जाए, तो ऑब्वियसली इसका उसके लाइफस्टाइल के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इसी तरह से जब यूकैरियोट्स बने तो जो एरोबिकली रिस्पायरिंग बैक्टीरिया दे वर engulfed, दे स्टार्ट स्टेबलाइजिंग इनसाइड द सेल एंडोसिम्बियोटिकली एंड दे आर नाउ नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से पावर हाउस की वजह से सेल के अंदर एनर्जी उसको जो थी वो ज़्यादा अवेलेबल होनी शुरू हो गई। इसी तरह से जो कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने साइनोबैक्टीरिया की तरह के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनको इंगल्फ करना शुरू कर दिया इन लार्ज अमीबाइड सेल ने। जब उन्होंने उनको अपने अंदर इंगल्फ किया तो साइनोबैक्टीरिया की तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे दे स्टेबलाइज इनसाइड द सेल एंड दे बिहेव like an endosymbiont and they start serving as a photosynthetic organelle as a chloroplast या plastids के तौर पे इन्होंने जो हेल्प करनी शुरू कर दी एंड सेल बिकम्स ऑटोट्रॉफ। इनकी आमद की वजह से वो जो लार्ज अमीबाइड प्रोकैरियोटिक सेल था इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिससे फिर एल्गी, रेड एल्गी और उसके बाद फिर इससे ब्रायोफाइट्स और उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स जो है इवेंचुअली इवॉल्व हुए। तो इनकी इब्तिदा जो हुई वो कहाँ से हुई? साइनोबैक्टीरिया की तरह के जो बैक्टीरिया थे
they were engulfed by the large amoeboid prokaryotes and they stabilize them inside them and they start serving as a chloroplast. So ये जो थे they were ancestors of algae and green plants. इसी तरह से कुछ जो स्पायरोकीट्स थे, थिन फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया थे, ये सेल के साथ आके अटैच हो गए और माइक्रोट्यूब्यूल्स और इनकी प्रेजेंस की वजह से इन्होंने सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड की एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लैजेला. तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस. यानी जो लिन मार्गलस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो 1 अरब साल तक ज़मीन के ऊपर जो प्रोकैरियोट्स थे उनसे यूकैरियोट्स कैसे वजूद में आए, इसका एक सीक्वेंस उन्होंने प्रोवाइड कर दिया. अब इनिशियली द प्रोकैरियोटिक सेल्स वर हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल. इनकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करना शुरू हुई. तो इस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से, जैसा कि आप बैक्टीरिया में भी देखते हैं, मिजोसोम्स हैं वहाँ पे जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से बनते हैं. तो इस तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होना शुरू होगी जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं. और न्यूक्लियस के गिर्द जो था वो, यानी जो डीएनए था उसके गिर्द मेम्ब्रेन आना शुरू होगी और प्रो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ. उसके बाद ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन जो थी इन्होंने ट्रांसफॉर्म होकर बना दिया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज बनना शुरू हो गए इसके नतीजे में, जैसे लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह. और इसी दौरान में जैसे आपने पढ़ लिया कि एंडोसिम्बियोसिस का जो प्रोसेस था उसमें जिन सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर इंगल्फ किया, जिन सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ किया, दे स्टार्ट टर्निंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोसिम्बियोसिस एंड दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ने साइनोबैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ किया और दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंसेस्टर्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स एंड इसी तरह से स्पायरोकीट्स ने उनको मोटिलिटी प्रोवाइड की. सो ये जो था ये एक ब्रीफ जो कॉन्सेप्ट है एज फार एज एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें बेसिकली जो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है, इन मैकेनिज़्म में वन ऑफ द मैकेनिज़्म मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, दूसरा जो है वो एंडोसिम्बियोसिस. तो वट एवर द एग्जैक्ट मैकेनिज़्म वाज, एक्चुअली इसके नतीजे में जब यूकैरियोट्स बने तो यूकैरियोट्स के अंदर उनके अंदर अडाप्टेशन ज़्यादा थी, उनके अंदर एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी ज़्यादा थी, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, उनके पास एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल थी. तो इनके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस जो था वो तेज़ हो गया और यूकैरियोट्स ने बहुत जल्द जो था एवोल्यूशनरी चेंजेस के नतीजे में जो प्री कैम्ब्रियन लाइफ थी उसे कैम्ब्रियन दौर के अंदर मेजर एवोल्यूशनरी लाइन डेवलप हो चुकी थी और उसके बाद फिर एवोल्यूशन होती रही और कुछ ही मिलियन ईयर्स के अंदर जो लाइफ थी वो इवॉल्व होके प्रेजेंट जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इनके एंसेस्टर्स वजूद में आ गए और कीप ऑन इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो इसके इवॉल्व होने का जो मैकेनिज़्म है कि हाउ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, इसके बारे में एवोल्यूशन की थ्योरीज़ हैं जिनमें से आप देखेंगे लमार्किज्म और जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है यानी डार्विनिज्म को आप नेक्स्ट एविडेंसेस के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.